नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं सियासी दंगल में उतरने वाले नेता अपना टिकट पक्का करने के लिए नई नई रणनीति बना रहे हैं। चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कस ली और जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। किस सीट से कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंच रही है और वहां की जनता के मन को टटोलने का काम हो रहा है। ये जानने की कोशिश हमारी टीम द्वारा हो रही है कि जनता कैसा उम्मीदवार चाहती है। पानीपत की चारों विधानसभा, इसराना, समालखा और पानीपत सिटी के साथ ही पानीपत ग्रामीण में भी हमारी टीम पहुंची। जनता की राय, कार्यकर्ताओं की राय को जाना और उसको आपके सामने रखा और जानने की कोशिश की कि पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर क्या चर्चा है, चारों विधानसभा में माहौल क्या है, किन मुद्दों पर इस बार टिकट का बंटवारा होगा, क्या इस बार कोई बदलाव होगा या पुराने चेहरों पर दांव खेला जाएगा, दूसरे दलों से पार्टी में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी जमीन कैसे मजबूत कर पाएंगे या फिर बचा पाएंगे। आज चर्चा इसी पर करेंगे। आज बात एक बार फिर से पानीपत जिले की करने जा रहे हैं। 4 विधानसभा इस जिले में पड़ती हैं और चारों सीट की अगर बात करें तो काफी हॉट सीट मानी जाती है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। टोटल टीवी पर पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं का ओपिनियन पोल आने के बाद चारों सीटों पर जो तस्वीर उभर रही है उससे अब कई सवाल और कयास भी लग रहे हैं। पानीपत शहरी सीट पर मौजूदा बीजेपी विधायक प्रमोद विज की जबरदस्त दस्तक से उन्हें दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना बढ़ गई है। अगर यहां से चेहरा बदलना पड़ा तो कोई पंजाबी चेहरा ही रिप्लेस करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस में वीरेंद्र बुल्ले शाह का इस बार मजबूत होकर उभरना पार्टी के लिए सुखद संकेत है। सीनियर हुड्डा पखवाड़ा पहले पानीपत में अपने भाषण में 3 मिनट में वीरेंद्र शाह को 2 बार पानीपत में कांग्रेस का स्तंभ कहकर उनका इशारा कर गए थे। वीरेंद्र बुल्ले शाह के अलावा पानीपत सिटी में पार्टी शायद ही कुछ और सोचे। पानीपत ग्रामीण में बीजेपी को टिकट पर माथापच्ची करने की शायद जरूरत ना दिखे। पार्टी के पास अभी तो हरफन मूला के रूप में हैट्रिक पर चल रहा महिपाल ढांडा है। हाँ, पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस की दिक्कतें कम नहीं हैं। पहला टिकट का फैसला, इसके बाद भीतरघात का खतरा। चूंकि ग्रामीण से महिपाल ढांडा के रूप में जाट चेहरा अखाड़े में पहले से ही मौजूद होगा, इसलिए अगर कांग्रेस भी जाट उम्मीदवार पर दांव लगाती है, उधर जेजेपी और इनेलो के पास यहां नॉन जाट चेहरा ना होने पर वहां भी हाजिरी भर के लिए कोई जाट चेहरा सामने आता है तो फिर कांग्रेस को नॉन जाट चेहरा उतारना होगा। ये भी कि अगर कांग्रेस विजय जैन या पुराने नेता रहे प्रेम सचदेवा को इग्नोर करती है तो बहुत मुमकिन है कि विजय जैन अपने तौर पर अखाड़े में उतर जाएं तो उनका चांस बन सकता है। पहली बार पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट बनी 2009 के चुनाव में तत्कालीन ओम प्रकाश जैन इसी फार्मूले से निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। यहां मुकाबला ही बीजेपी और कांग्रेस में है और बीजेपी पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी और बदलाव का भी दबाव है। इसी तरह रिजर्व सीट इसराना विधानसभा में दोनों पार्टियों के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं है। टोटल टीवी के सर्वे में टॉप रहे बीजेपी से कृष्ण पवार और कांग्रेस के मौजूदा विधायक बलबीर वाल्मीकि को रिपीट किया जा सकता है। हालांकि कृष्ण पवार का राज्यसभा सदस्य होने के कारण पार्टी उन पर सोच समझकर फैसला लेगी। और आखिर में पानीपत की चौथी विधानसभा सीट समालखा, यहां भी कमोबेश पानीपत ग्रामीण जैसा महादंगल दिखाई देगा। यहां से 2 बार बीजेपी के उम्मीदवार रहे शशिकांत कौशिक चुनाव नहीं जीत सके। इस बार विधानसभा में एंट्री के लिए वो छटपटा रहे हैं। उनके लिए इस बार हल्के में अवसर दिख रहा है, लोगों की हमदर्दी भी है, इसलिए वो टिकट ना मिलने पर अकेला चलो का फैसला भी लेने से पीछे शायद ना हटें। कांग्रेस के कदावर नेता और मौजूदा विधायक धर्म सिंह छोकर कानून, कोर्ट और ईडी में उलझे हुए हैं। वैसे हल्के में हमदर्दी उनके साथ भी है क्योंकि टोटल टीवी के ओपिनियन पोल में वो 81% से ज्यादा वोटर्स और कार्यकर्ताओं की पसंद रहे हैं।
अगर उनके विकल्प की तलाश होती है तो या धर्म सिंह छोकर के परिवार से कोई या फिर हल्के में 15 साल से पार्टी से जुड़े लो ग्रेजुएट और व्यापारी नेता मोहकम छोकर भी हो सकते हैं। इन चारों विधानसभाओं के समीकरणों और संभावित उम्मीदवारों के बीच दो सवाल भी हैं। क्या लोकसभा में टिकट कटने से पूर्व सांसद संजय भाटिया भी पानीपत शहर से बीजेपी उम्मीदवार हो सकते हैं? ये संभावना भी बनी हुई है। दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस 2019 में यहां समालखा से और इसराना से जीते दोनों मौजूदा कांग्रेस विधायकों को टिकट देगी। ये सवाल भी मौजूदा चुनावी दौर में उठ रहे हैं। जो भी हो, इस बार चुनाव जीतना आसान नहीं है, चाहे वो सामान्य उम्मीदवार हो या मंत्री। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो प्रदेश के औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर, बात हो रही है पानीपत जिले की। पानीपत में 4 विधानसभा और 4 विधानसभा में क्या है सियासी समीकरण, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। कौन है आगे, कौन है पीछे, टक्कर कौन किसको दे रहा है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें, चारों पर एग्जिट पोल, लोगों की राय हमने जनता के बीच में रखी, लेकिन सियासी समीकरण क्या कहता है, कौन आगे और कौन पीछे, किसके बीच टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए पंकज, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना जरूरी है ताकि चीजें साफ हो। 2014 में जब बीजेपी का उभार हुआ, नरेंद्र मोदी एक बड़े बीजेपी लीडर के रूप में देश के सामने आए। 2014 में पहली मर्तबा बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई थी, नहीं तो पिछली सरकारों में गठबंधन में बैसाखी की भूमिका में रही थी बीजेपी। 2014 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट तो नहीं आई, लेकिन बहुमत के लायक सीटें आई और बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई। 2014 में 3 सीटें 4 में से बीजेपी ने जीती थी, इसराना, पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण। समालखा में रविंदर मछरोली निर्दलीय जीते थे, लेकिन चूंकि सरकार बीजेपी की पहली दफा बननी थी, उन्होंने समर्थन दिया, तो एक तरह से चारों विधायक जो थे बीजेपी के थे। उसके बाद 2019 का जो चुनाव हुआ, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिखी, थोड़ी सी कांग्रेस मजबूत हुई। हालांकि कांग्रेस तब कहती थी, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि लोग कांग्रेस से इतना रिस्पॉन्स दे रहे, लगाव है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां 4 सीटें बीजेपी के पास थी, एक निर्दलीय का समर्थन था, वहां 2 विधायक कांग्रेस के जीत कर आए, धर्म सिंह छोकर समालखा से और इसराना से बलवीर वाल्मीकि। मतलब 4 में से बीजेपी के पास 2 विधायक रह गए 2019 में। अब 2 विधायक बीजेपी के हैं और 2 कांग्रेस के हैं चारों सीटों पर। अब जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से समालखा और पानीपत ग्रामीण में महासंग्राम, महादंगल जैसा सीन दिख रहा है, मेरे को लगता है कांग्रेस की उम्मीदें अभी जिंदा है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे कोई मरीज बेड पे पड़ा हो, वो तंदुरुस्त हो जाए तो उठकर खुशनुमा माहौल में उठता है, उसका मन करता है मैं दौड़ूं, क्योंकि बेड पे था मरीज के, और वो उसमें जोश नजर आता है। वही स्थिति आज कांग्रेस की मेरे को नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के बाद। और कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती से लगातार एक्टिविटीज बढ़ा रही है, जिस तरह की बीजेपी भी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान प्रदेश प्रभारी, दीपक बाबरिया, ये तमाम नेता, इनको जोश में आते देख, जिलों में जो नेता है छोटे बड़े, उनमें भी जोश है, उनको वो इस किसी का प्रचार करें। जैसे कई बार दावा होता है कि 70 सीटें जीतकर इस बार कांग्रेस सरकार बना रही है, और 20 अगस्त से उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा रथ यात्रा लेकर प्रदेश के दौरे पर निकले थे, जैसे 2019 में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर मनोहर लाल जी निकले थे। तो कांग्रेस की उम्मीदें जिंदा है और बीजेपी थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है। जहां जहां कमी है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है। अब जो प्रदेश प्रभारी बने हैं या जो भी है जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सबको काम बांट दिया है। जैसे कोई ब्याह शादी या कोई बड़ा आयोजन होता है तो सबको जिम्मेदारियां दी जाती है कि आपको ये काम करना है और रिजल्ट देना है। वो स्थिति अब बीजेपी में नजर आ रहा है। बीजेपी को लगता है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती, तीसरी बार बन सकती है, लेकिन कठिन चुनौतियां हैं। कठिन, पहले चुनौतियां थी, अब कठिन चुनौतियां, और कांग्रेस के हौसले भी बुलंद है। तो इस स्थिति में अब 2024 में अगले कुछ दिन में, 1 महीने बाद तस्वीर और साफ होगी कि प्रदेश की सियासत, सरकार, चंडीगढ़ के रूट पर कौन आगे निकल रहा है। वीरेंद्र जी, किस तरीके से 4 विधानसभा क्षेत्रों को समझा जाए जब कठिन चुनौती आपके सामने कही जा रही हो, जब ये देखा जा रहा हो कि तैयारियों की जिम्मेदारियां सबको दे दी गई, लेकिन एक डर तो सबके मन में रहता है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। उन सबके बीच पानीपत जिला और यहाँ की 4 विधानसभा सीटें क्या कहती हैं, सियासी समीकरण क्या कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, क्योंकि 10 वर्ष की सत्ता का जो एक सत्ता विरोधी लहर होती है, उसका सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, कांग्रेस को 2 सीटों पर कायम रख पाना ये कांग्रेस के लिए चुनौती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 वर्ष का जो शासनकाल रहा है उसके अंदर लोगों की जो सत्ता विरोधी लहर है उससे जूझना पड़ रहा है। और इस लहर के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी नए विकल्पों की ओर जाएगी या पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी, पार्टी के लिए संकट है। कुल मिला के देखा जाए तो करनाल लोकसभा में मनोहर लाल जी की तो अपनी जीत सुनिश्चित हो गई, 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उनको बढ़त मिली है। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है क्या विधानसभा चुनाव में कायम रह पाएगी? लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी चेहरा थे, क्या अब विधानसभा चुनाव में नैब सैनी के नाम पर और जो मोहनलाल बड़ोली है उनके नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी को उस तरह की बढ़त मिलेगी? तो ये पार्टी के लिए एक दुविधा का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की साख है, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी को डेडिकेटेड वोट है, वो तो मिलेगा पार्टी को। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो दूसरे चेहरे हैं, उनकी क्या भागीदारी रहेगी? क्या वो बदलाव की ओर जाएंगे? और देखिए कांग्रेस भी इस बार जो है काफी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी अलग भूमिका है, जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी अलग भूमिका है। जबकि हरियाणा में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो सारी भूमिका उन्हीं पर निर्भर है। में जिस तरीके से पानीपत को लेकर या फिर पूरे हरियाणा को लेकर चर्चा की गई, एक बार का बार बार यह जिक्र हुआ कि सत्ता विरोधी लहर है, 10 साल के काम के हिसाब से आप वोट मांग रहे हैं तो आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कांग्रेस वापसी कर रही है, वो पहले से चुनौतियों का सामना करती आई है। लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण को समझें तो कौन आगे कौन पीछे, किसकी टक्कर कैसे? देखिए, मैं स्थिति को और ज्यादा स्पष्ट करने की अगर कोशिश करूं तो आपने लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार इस बयान को सुना होगा जब ये कहा जा रहा था कि चुनाव कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है बल्कि देश की जनता चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा का मैं जिक्र करूं तो हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही थी और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा था। अब अगर हरियाणा प्रदेश की जनता ही आने वाला विधानसभा चुनाव भी लड़ती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना मैनेजमेंट कर ले, फिर बहुत ज्यादा परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हो पाएगा अगर जनता ये चुनाव लड़ने का काम करती है। ये चुनाव अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर सिर्फ और सिर्फ हुड्डा खेमे को अगर लड़ना पड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को यहां डैमेज झेलना पड़ सकता है। डैमेज की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल कुछ लोग ये रंग नया चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के साथ ही इनेलोकरण जो है वो किया जा चुका है, शोर बहुत ज्यादा है और एक तरफा जो माहौल है, दबाव है, वो कायम करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर सतरंगी रंग में या कहें कि तिरंगे रंग में ही कांग्रेस पार्टी को अगर रंगे रखा जाए, यानी उसमें कुमारी शैलजा की भूमिका भी हो, उसमें दलित को भी ये लगे कि अनुसूचित जाति के लोगों को लगे कि उनकी सत्ता में भागीदारी होने वाली है, पिछड़े वर्ग को ये लगे कि उनकी भी सत्ता में भागीदारी होने वाली है, और बीएसपी और आरएलडी का जो गठबंधन जिस मकसद के साथ किया गया उसमें यह है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अभी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ पूर्णतः झुकते हुए नजर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट इधर उधर छिटक जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। तो कांग्रेस पार्टी के लिए यह भी बड़ी चुनौती है कि अनुसूचित जाति के लोगों को जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो सहयोग और समर्थन उनकी तरफ से दिया गया था वो समर्थन आगे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलता रहे। तो ये चुनाव, आने वाला चुनाव अगर हरियाणा प्रदेश की जनता लड़ने पर आई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास संभावना मुझे नजर नहीं आती। लेकिन ये चुनाव अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अकेले लड़ना पड़ा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खासी संभावनाएं, मुकाबले की संभावना ही कह सकता हूं, उससे ज्यादा तो नहीं, मुकाबले की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ती है तो फिर यहां भारतीय जनता पार्टी कमजोरी की स्थिति में नजर आएगी और बहुत ज्यादा फिर परिस्थितियों में परिवर्तन करने लायक यहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास भी कुछ नहीं होगा, रणनीतिकारों के पास भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जाट और गैर जाट का कॉम्बिनेशन यानी कुमारी शैलजा और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दूसरे नेता हैं वो एकजुटता के साथ अगर इस चुनाव को लड़ने का काम कर लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खास ऐसा तुरूप का पत्ता नहीं बचेगा जिससे वो इस्तेमाल कर पाए, जाट या गैर जाट या किसी और रंग में सिलेक्शन को रंगने की कोशिश करें, वो फिर शायद नहीं हो पाएगा। देवेंद्र, 50-50 की स्थिति है। अगर पानीपत जिले की बात करें तो 2-2 पर दोनों पार्टियां हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि जो मौजूदा विधायक दोनों पार्टियों के हैं उनमें कोई बदलाव या उनमें कहीं कमी या फिर कुछ और ऐसी तस्वीर देखने को मिले जो चौंकाने वाली हो, जनता के सामने कुछ नया हो। पंकज, देखिए 2 सीटें हैं जहां बीजेपी के विधायक है, पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण। दरअसल पानीपत ग्रामीण में भी और शहरी में भी दोनों जगह अब लोगों से यह आवाज आ रही है, लोगों से जैसे हम बातचीत करते हैं लोग अपनी राय भी जाहिर करते हैं कि इस बार तो कांग्रेस आएगी। ये मैं लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आए थे
उसके बाद जैसे किसी नाई की दुकान पर बैठ जाएं, दूध ले ली डेयरी पर चले जाएं, या पार्क में जो चर्चा होती है सियासत को लेके, बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसा आभास होता है जैसे उनको लगता है कि इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस आएगी। ये तब भी हुआ था जब लोकसभा चुनाव थे और पानीपत की इसराना विधानसभा सीट जहां जाट कम्युनिटी बहुत इफेक्टिव है, बहुत एग्रेसिव है, वहां 55,000 के आसपास वोट है जाट वोटर्स। वो ये कह रहे थे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन 25 मई को जब वोटिंग होनी थी 2 दिन पहले तस्वीर बदल गई। वहां कृष्ण पवार है जो बीजेपी के नेता है, अब राज्यसभा में है, उन्होंने बाकी नेताओं ने उनको वास्ता दिया राष्ट्र का। जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन चलाती है, देश की बात है, राष्ट्र की बात है, मोदी जी का प्रधानमंत्री आना जरूरी है, तो इसराना के जो जाट वोटर्स थे उन्होंने अपनी राय बदल दी। उन्होंने ये कहा ठीक है, देश की बात है, हम बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन विधानसभा में हमारी मर्जी चलेगी। जहां 30 से 40 हजार की लीड कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, दिवांशु बुद्धि राजा जो उम्मीदवार थे, 30 से 40 हजार की जो लीड कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, लेकिन जब लीड आई तो 6,500 की थी जी कांग्रेस के पास, मतलब बाकी वोट बीजेपी को चले गए। अभी वही स्थिति, लेकिन जो पहले इरादे जाहिर करे थे, बहुत सारे लोगों से, दुकानदार है, व्यापारी है, पार्क में घूमने वाले लोग हैं, दूधिया है जो दूध बेचता है, तो कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि हरियाणा में तो अब कांग्रेस आएगी। वो ये अपने स्वेच्छा से कहते हैं, उनसे ना भी कोई कुरे दे, उनको लगता है जी लगता है कांग्रेस आएगी। तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। कांग्रेस इस टेम्पो को, इस माहौल को कितना बनाकर रखती है, कितना बढ़ाती है, देखना यह। और दूसरी ओर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करिए, जिस तरीके से बहुत सारी संगठन की गतिविधियां एक साथ शुरू कर दी गई है, बड़ी सारी स्कीमें चला दी गई है, जो मांगे हैं कर्मचारियों को खुश किया जा रहा है, जो मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है। तो ये मेरे को लगता है बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की स्थिति है और बेकाबू हुए बस को काबू में करने की स्थिति है। जी वीरेंद्र जी, एक सवाल बार बार आपने एक चर्चा के दौरान जिक्र किया था संजय भाटिया का, करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया, अगर वो कहीं फिट नहीं हो रहे हैं इस दौरान टिकट के मामले में, तो फिर उनकी भूमिका को लेकर एक सवाल जरूर होगा कि वो किस भूमिका में नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के नाम भी आया था, लेकिन वहां भी नहीं। अब उनकी नई जिम्मेदारी क्या तय करेगी बीजेपी, इसको लेकर एक सवाल कर सकते हैं। देखिए, संजय भाटिया क्या चाहते हैं ये निर्भर नहीं करता, पार्टी क्या चाहती है, और संजय भाटिया की स्वयं की भी कोई इच्छा नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन की संरचना है, उसमें व्यक्ति विशेष वो क्या चाहता है ये नहीं देखा जाता। पार्टी क्या चाहती है, पार्टी उनसे क्या अपेक्षा रखती है और उनकी सेवाओं का कहां उपयोग हो सकता है, कहां वो पार्टी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि पार्टी उनको समझेगी कि विधानसभा चुनाव उनको लड़ाना है, देखिए मुख्यमंत्री पद का तो फैसला हो चुका, लेकिन नायब सैनिक को मजबूती देनी है। अगर राज्य मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें संजय भाटिया की उपयोगिता है तो पार्टी उनको विधानसभा चुनाव लड़ा सकती है। और भी कई अवसर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर उनको चुनाव नहीं लड़ना तो चुनाव लड़वाना है, उनको हरियाणा के अंदर चुनाव लड़वाने की भूमिका में भी पार्टी उनका दायित्व दे सकती है। ये पार्टी को तय करना है, मतलब व्यक्ति विशेष की चाह का कोई मतलब नहीं है, ना वो ऐसी इच्छा रखते हैं। देखिए, उनको मालूम है, वो संगठन से जुड़े हुए हैं। और देखिए, जब के उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में उनको वहां पर सह प्रभारी की भूमिका दी गई, चाहे असम में चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, तो उनकी भूमिका रहती है। तो अब वो चुनाव प्रबंधन के विशेषज्ञ हो चुके हैं, तो पार्टी क्या संगठन में उपयोग करना चाहेगी या सरकार में आगे के लिए उनका उपयोग करना चाहेगी, ये पार्टी पर निर्भर करता है। उनकी व्यक्तिगत इच्छा, ना वो अपने ऐसी व्यक्तिगत इच्छा रखते हैं, ना उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था है। महेश, कांग्रेस और बीजेपी में एक स्थिति तो साफ है। बीजेपी जहां किसी चेहरे को नहीं देख रही, किसी आदमी के बारे में नहीं सोचती, किसी उम्मीदवार के बारे में नहीं सोचती, वो पार्टी के बारे में सोचती है। लेकिन कांग्रेस को 10 बार सोचना पड़ेगा, 10 बार चीजों को एक बार फिर से देखकर उम्मीदवार देना पड़ेगा। जनता को ऐसा लगता है क्योंकि वापसी करनी है उसको, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जब हम पानीपत ग्रामीण की बात करते हैं, जनता की राय को हम रखते हैं सामने, तो पाते हैं कि एक चेहरे को लेकर जनता की राय नहीं है। कम से कम 5 चेहरे ऐसे हैं जो जनता के बीच में घूम रहे उम्मीदवार को लेकर वो चाहते हैं कि ये 5 चेहरे उनके सामने आए तब वो कांग्रेस को वोट करें। ऐसे में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी होगी? देखिए, बड़ी तादाद जो उम्मीदवारों की है, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 3 से लेकर 10, 3 जो है वो वाला विधानसभा क्षेत्र है जो कि किलोई या फिर इसके अलावा जो इनके अपने अधिकार क्षेत्र वाले जो इलाके हैं, सिर्फ उनको छोड़ दे तो 10-12 तक जो है उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पहुंच चुके हैं। और यही सबसे बड़ी चिंता इस वक्त, किस तरीके से, कौन सा फार्मूला ऐसा निकाला जाए जिससे पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से इस संकट का जो समाधान है वो किया जा सके। बीते दिन कुमारी शैलजा
की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया था। वो कह रही थी कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा 20-20 तक जो है संभावित उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो बन चुकी है और 20 के 20 जो है अपनी कोशिश यहाँ पर चुनावी मैदान में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं कांग्रेस पार्टी के किसी एक उम्मीदवार को जब टिकट मिलेगी तो बाकी उसके लिए संकट ना बन जाए। तो ऐसे में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ और पारदर्शिता के साथ सबसे मजबूत उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने की जरूरत होगी। खास बात एक और, जो किरण जो यहां पर कुमारी शैलजा साथ में जोड़ने की कोशिश करी थी। शैलजा ने कहा कि पार्टी के प्रति निष्ठावान व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, ये बेहद जरूरी है, निष्ठा देखी जानी चाहिए। तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि चाहे पानीपत ग्रामीण की बात हो या किसी भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र की बात हो, यहां जो नया फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी में निकल कर आया वो दरअसल मैं एक यहां पर केस स्टडी डालना चाहूंगा। भिवानी लोकसभा क्षेत्र लगातार जो है ये मानकर तमाम रणनीतिकार चल रहे थे कि श्रुति चौधरी भारी पड़ेगी और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। तो उस वक्त ये लग रहा था कि दबाव काम आएगा, लेकिन पार्टी ने यह तय किया कि जो सबसे मजबूत है उसे ही चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। ये सवाल अस्तित्व का है, सवाल जो है कांग्रेस पार्टी के वजूद को बनाए रखने का। अब वही स्थिति यहां पर हरियाणा प्रदेश में भी लागू होती नजर आ रही है। कौन किसका बेटा है और कितना बड़ा उसका नाम, इस बात से कोई खास फर्क शायद नहीं पड़ेगा। अब यह तय करना होगा कि सबसे मजबूत कौन है। और मुझे लगता है कि इस टिकट बंटवारे में खुद राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक शामिल होंगे। वो सुनिश्चित करेंगे कि टिकट सही हाथ में जाए ताकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो आसानी से बनाई जा सके। और यहां अपने सर्वे यहां पर राहुल गांधी करवा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे करवा रहे हैं, तो यकीनन जो भी लिस्ट यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऊपर भेजेंगे या कुमारी शैलजा ऊपर भेजेंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो मजबूत हो, वो जिताऊ हो। और उसके लिए राहुल गांधी की टीम अपना सर्वे कर रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और उसी के बाद यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में किसको टिकट दिया जा सकता है, जिताऊ कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिहाज से अब जो डगर है वो आसान नहीं रहेगी। पहले कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गलत फैसले किया करती, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदलती नजर आ रही है। देवेंद्र, कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं, कई दावेदार उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने पाला बदल दिया और उनके कार्यकर्ता भी इधर से उधर हो गए और उनको उम्मीद यह है कि इस पार्टी से उन्हें टिकट नहीं दिया गया, इस पार्टी में उनकी पूछ नहीं थी, तो अब दूसरी पार्टी में जाकर उनकी पूछ होगी, उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार, ऐसे लोग कितना फर्क डालेंगे इस चुनाव में, इस पानीपत जिले में? देख पंकज, अभी हमने देखा जैसे कुछ लोगों ने, नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है, जो जड़ों से जुड़े हैं, उन्होंने विरोध किया था कि आप बाहर से लाके उनको टिकट दोगे। विरोध भी हुआ था। मेरे को याद है अशोक सुखीजा जो जिला अध्यक्ष रहे हैं करनाल बीजेपी के, उन्होंने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर आप बाहर से लाकर, जैसे नवीन जिंदल था और लोग थे, आप बाहर से लाकर उनको उम्मीदवार बनाओगे, टिकट देंगे, तो जो पार्टी के मूल काडर के लोग हैं जिन्होंने सालों से मेहनत की है, उनका क्या होगा? उनमें निराशा की भावना आएगी। तो विरोध भी हुआ था। वही स्थिति मेरे को लग रहा है पानीपत ग्रामीण में हो रही है। पानीपत ग्रामीण में क्या है, विजय जैन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और टिकट के दावेदार हैं। रोहिता रेवड़ी बीजेपी छोड़कर पानीपत शहरी में कांग्रेस में आई है, वो टिकट की दावेदार है। तीसरे सुरेश मित्तल है, वो जेजेपी छोड़कर आए, हालांकि उनका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन रोहिता रेवड़ी पूर्व विधायक रह चुकी है, बीजेपी की पूर्व विधायक है। और विजय जैन जो है आज कदावर नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है और किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने पर आमादा है। तो ये दो जो बाहर बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं टिकट की लाइन में, तो जो पहले से कांग्रेस में है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको लगता था टिकट मिलेगी, उनको अब खतरा हो गया कि शायद आपको टिकट ना मिले। तो इस तरह की जो चीजें आ रही है, कहीं भीतर घात का भी खतरा नजर आ रहा है। हालांकि मैं ये मानता हूं, जैसे पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार, 1 दर्जन से ज्यादा जो गंभीर जिनको मान सकते हैं, वैसे तो 1.5 दर्जन 20 तक भी हैं, लेकिन मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा चूंकि बड़े नेता है, उनका प्रभाव है। भूपेंद्र हुड्डा टिकट की लाइन में लगे नेताओं को कहेंगे जी आपकी सरकार बन रही है, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं, सरकार हम बनाएंगे, चलाएंगे, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकट एक है। आप कांग्रेस को सत्ता में लाओ, एक टिकट है, उसको जिताओ, हम सब फिर सरकार चलाएंगे। कि इस तरह का प्रलोभन, लालच और शायद कुछ सख्त भाषा का भी इस्तेमाल भूपेंद्र हुड्डा करें, तो मेरे को लगता है ये अभी जो होल्ड लगी है टिकट की, भीतर घात का खतरा है, शायद वो थम जाएगा। जी बीरेन जी, ये बीजेपी के लिए भी सवाल रहा है, ये कांग्रेस के लिए भी सवाल रहा है। ऐसे में कई बार चुनाव पर बड़ा असर भी पड़ता है और कई बार कोई खास असर भी नहीं देख पाते हैं।
लेकिन इन सबके बीच पानीपत जिले की बात करें तो यहां पर कुछ असर देख पा रहे हैं आप, जो दल बदल के नेता जा रहे हैं उनको प्रभाव डालेंगे? देखिए, अगर हिमाचल का उदाहरण हमारे सामने है, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार गवाई। क्यों गवाई? उसका कारण ये था कि वहां बागी खड़े हो गए थे। हालांकि मोदी जी ने भी बात की, कुछ 2-3 बागी प्रत्याशियों से बातचीत की थी, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। तो कुल मिला के देखिए, बागियों से खतरा तो रहता ही रहता है। अगर पार्टी एकजुट रहती है तो अलग अंतर होता है, अगर पार्टी का कोई बागी प्रत्याशी खड़ा हो जाता है तो पार्टी के लिए संकट हो जाता है। देखिए, पानीपत जिले का पूरा चुनाव जातिगत उस पर आधारित है, जात पात का बोलबाला रहता है, तो इसलिए यहां भी इस बार भी रहेगा। और कुल मिला के देखिए, जो जनभावना लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के साथ थी, वही जनभावना विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। लोग भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो यहां अगर भारतीय जनता पार्टी को ये देखना कि वो नायब सैनी जो एक चेहरा मुख्यमंत्री पद का है, पहले से तय हो चुका है, वो कितना प्रभाव छोड़ते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायकों को टिकट दिया जाता है तो क्या सत्ता विरोधी लहर का उसका असर होगा, ये देखने वाली बात है। कुल मिला के देखा जाए तो कांग्रेस के लिए भी वही चुनौती है कि वो अपने पार्टी को एकजुट रख सके, और भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि कांग्रेस के संगठन की गतिविधियां नहीं है। अब महिला कांग्रेस की कहीं कोई सक्रियता नजर आती नहीं है। अब भूपेंद्र हुड्डा की चाहे पदयात्रा निकल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब की उनका अभियान शुरू हुआ है, तो उसमें महिलाओं की भूमिका कहां है? जो पदयात्रा में महिलाएं दिखाई देती नहीं है। और इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा जो है वो सक्रिय है, महिलाओं की अलग भूमिका है। तो इसलिए अगर कांग्रेस को अपना संगठन तंत्र सक्रिय करना है, अपने दूसरे जो संगठन बने हुए हैं उनको सक्रिय करना है, सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखानी है, तो कांग्रेस के लिए अवसर है। इस बार ऐसा अवसर कांग्रेस के पास बार बार नहीं आने वाला। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं भी चाहता हूं, महेश के पास हम नहीं जा पा रहे, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन विधानसभा चुनाव 2024 में पानीपत जिले की ये 4 विधानसभा सीटें कितना प्रभाव डालेंगी, कितना फर्क डालेंगी, कौन उम्मीदवार होगा, इस पर आगे नजर बनी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।